बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आजकल नए पाकिस्तान के अंदर एक नए निज़ाम की बाज़गश्त है और हर सू ये बाज़गश्त सुनाई दे रही है। सोशल मीडिया से होते होते मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स और इसके साथ साथ अब टीवी टॉक शोज़ का भी ये जीनत बन गई है और उस पर बातचीत हो रही है। इस मामले में कितनी हकीकत है पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे एक तरफ हुकूमत इस बारे में दावा करती है कि उसकी मईशत जो है वो दुरुस्त सम्त के ऊपर गामजन है, दूसरी तरफ मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से भी बातें हो रही हैं, इसके हवाले से भी बहुत सारी चमगोइयाँ हैं, डील हो रही है नहीं हो रही है, बगावत नून लीग में है या पीटीआई के अंदर है। सियासी जोड़ तोड़ के हवाले से अगर बात की जाए तो किसका हाथ हाथ जो है वो किसके सर के ऊपर है, किसने किसके सर पर हाथ रखा हुआ है, ये वो तमाम चीज़ें जो कि इस वक्त सियासी हलकों के अंदर और ख़ास तौर के ऊपर सियासी और वफाकी दारकूमत के अंदर ये तमाम बातें जो है वो बहुत तेज़ी के साथ इस पर बाज़गश्त हो रही हैं और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इस चीज़ के ऊपर बातचीत चल रही है। ये सारे मामलात हैं क्या? और इसी के साथ साथ जो है वो ख़ास तौर पे जो लॉन्ग मार्च की बातें की जा रही हैं, लॉन्ग मार्च होना है, एक पीपल्स पार्टी का होना है, एक पीडीएम का होना है, इसके हवाले से हुकूमत के लिए क्या कोई चैलेंज है या फिर लॉन्ग मार्च महज एक सियासी दबाव या प्रेशर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और मौजूदा हुकूमत अपने 5 साल मुकम्मल करने जा रही है नहीं जा रही है? ये वो तमाम सवालात हैं जिसका दुरुस्त अंदाज में जवाब तो कोई भी नहीं दे सकता, कोई वाज़े या मुफस्सिल या कोई एक जिसे कहते हैं ऑथेंटिक जवाब तो नहीं, लेकिन हाँ, मुख्तलिफ तज्ज़ियाकारों की अपनी अपनी राय है और उनकी सियासी बसीरत और सियासी जो सोच है, यकीनी तौर के ऊपर जो उनकी जो सियासी फ़हम है, वो इस बात का तयन ज़रूर कर सकती है कि कौन सा ऐसा मफरूज़ा है या कौन सी ऐसी बात है जिसमें दम नज़र आता है। इस सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे और अपने प्रोग्राम में इन चीज़ों पर जानेंगे भी, बात करने की कोशिश करेंगे, तज्जिया भी लेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं नासिर बेग चुगताई साहब। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपका, NBC आप मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। मुझे बरतानिया से ज्वाइन करेंगे मुजम्मिल सोहरवर्दी, आपका बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। आप बरतानिया में भी पाकिस्तान की सियासत के हवाले से काफ़ी ज़्यादा हिलजुल और हलचल पाई जाती है, तो इसके ऊपर आपसे भी बात करेंगे। और जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। NBC में सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहता हूँ, ये जिसकी बात हो रही है, जो चमगोइयाँ चल रही हैं, अगर आप ट्विटर खोलें, अगर आप बाकी देखें तो ट्रेंड्स चल रहे हैं, उस पर बातचीत हो रही है और हर जुबान के ऊपर इस वक्त यही है। आप समझते हैं कि ये जो बाज़गश्त यकदम से हम आना शुरू हो गई है, यानी अगर मौजूदा हम सिस्टम और टेन्योर की बात करें तो ये है क्या? वैसे इसके पीछे क्या चीज़ कार फरमा है और एकदम से इस पर एक बात होना क्यों शुरू हो गई है? वैसे आप किसकी बात कर रहे हैं? सदारती निज़ाम की? सदारती निज़ाम की जनाब। हाँ, असल में मेरा ख़्याल ये एक शोशा है जो हमारे सदर मोहतरम आरिफ अलवी साहब ने छोड़ा था 2019 में। अप्रैल की बात है ये। अप्रैल 2019 में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और कहा था कि सदारती निज़ाम होने में कोई हर्ज नहीं है। प्राइम मिनिस्टर भी इस बारे में अपना ज़हन वाज़ेह कर चुके थे कि सदारती निज़ाम में ज़्यादा फ़ायदा है। वो तो ख़ैर चीनी निज़ाम, सऊदी निज़ाम, अमरीकी निज़ाम, बरतानवी निज़ाम, भूटानी निज़ाम, जितने निज़ाम उनको समझ में आते हैं, बताते हैं कि बहुत अच्छा निज़ाम है, सिवाय हमारे निज़ाम के। लेकिन मैं समझता ये हूँ कि इंतहाई लाइलमी है बाज़ लोगों की इस हवाले से कि सदारती इंतखाब आ सकता है। सदारती इंतखाब मुमकिन नहीं है, सदारती निज़ाम अच्छा। मुमकिन नहीं है। और मुमकिन यूँ नहीं है, मैं बहुत गैर सियासी बात करूँगा, मैं आपसे आइनी बात करूँगा कि आइन ने खुद रोक दिया है आपको। हम्म। आइन ने आपको खुद रोक दिया है। हम कहते हैं कि फंडामेंटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम्म। कुछ क्लॉजेज़ होती हैं, कुछ शिक़े, कुछ ज़ेली शिक़े, कुछ आर्टिकल्स और कुछ फंडामेंटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, जिन पर आइन खड़ा होता है। ठीक। तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट से अगर आप शुरू करें, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट तक जाएँ, ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट जाएँ, बांग्लादेश जाएँ आप और पाकिस्तान आएँ, अपने मुल्क में आ जाएँ। हम्म। यहाँ की अदालतें ये खुल के कह चुकी हैं कि सदारती इंतखाब की गुंजाइश नहीं, सदारती निज़ाम की गुंजाइश नहीं। सदारती निज़ाम की गुंजाइश इसलिए नहीं, वो कहते हैं कि 4 चीज़ें हैं जो आइन के पिलर्स हैं। हम्म। एक है जमहूरियत, दूसरा है पार्लिमानी निज़ाम, हम्म। 2 ऐवानी मुक़न्नना, बुनियादी हुकूक और अदलिया की आज़ादी। हम्म। ये 4 चीज़ें जिनको आप जब आइन सस्पेंड करते हैं, तब भी उनको आप सस्पेंड नहीं कर सकते। और अगर आइन एबियस में डालते हैं, तब भी रिट का जो दायरा कार बरकरार रहता है, आप सिस्टम चेंज नहीं कर सकते। ठीक। तो एक तो ये दो 13 मार्च 2019 को
एक फैसला आया था, 8 जजेस थे, जस्टिस अजमत सईद, शेख अजमत सईद ने फैसला लिखा था। एक पिटीशन गई थी, सदारती निज़ाम होना चाहिए, और जजों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर इस 8 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के इसको मुस्तरद कर दिया था। अच्छा, यानी आप जो कह रहे हैं कि कहते फैसला मौजूद है इसके ऊपर। फैसला मौजूद है। बल्कि बताता हूँ मैं अभी आपको मैं, फैसला मुस्तरद कर दिया था, और ये फैसला जो है, महमूद खान अचकज़ई केस में भी है, ये फैसला वकला मुहाज केस में भी है, ये फैसला ज़फ़र इशा केस में भी है, ये फैसला पाकिस्तान लॉयर्स काउंसिल में भी है, और ये पीएलडी 2000 सुप्रीम कोर्ट 869 है, ये पीएलडी में, ये पीएलडी का फैसला है, यानी बिल्कुल मुस्तंद फैसला है। आप इसको रेफर कर सकते हैं कि पार्लियामेंट को भी इख्तियार नहीं है कि वो आइन में तरमीम कर सके इस हवाले से, ठीक। क्योंकि वो आइन उसने नहीं बनाया पार्लियामेंट ने, वो बनाया आइंसार असम्बली ने। हम्म। और ये फैसला कहते हैं रेफरेंडम भी नहीं, इस पर रेफरेंडम भी नहीं। राइट, यानी आपने तो बड़ा कैटेगोरिकली बता दिया, आपने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बता दी, आपने कहा कि इसके अंदर पार्लियामान इसके अंदर तरमीम इसमें नहीं कर सकती, और कैटेगोरिकली इसके अंदर जो है रेफरेंडम भी नहीं है। मुजम्मिल साहब, एनबीसी ने तो ये बात कह दी है, अगर ये चीज है तो इसका ये शोशा क्यों छूट गया है, इसकी बाजगश्त क्यों सुनाई दे रही है, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड्स क्यों चल रहे हैं, मकसद क्या है इसका फिर? देखें, नामालूम लोग ये ट्विटर ट्रेंड्स चला रहे हैं, और अच्छा, सवाल ये यहाँ है, पे भी नामालूम अफराद आ गए। ठीक है ना? अच्छा, और हर सवाल जगह ये है कि इन नामालूम लोगों को पाकिस्तान के आइन के तकद्दुस का कोई ख्याल नहीं है। इन्होंने माजी में भी पाकिस्तान के आइन को मुतअद्दिद बार रद्दी के टोकरी में फेंका है, और ये समझते हैं कि आइन कागज का टुकड़ा है जिसको जब चाहो पाँव के नीचे रोन दिया जाए। तो इसलिए जो एनबीसी आइन कानून की गुफ्तगू कर रहे थे, तो जो लोग ट्रेंड्स चला रहे हैं उनका आइन और कानून से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो आइन और कानून को तो मानते ही नहीं, उसको ही तो ख़त्म करने के लिए ये ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं। लेकिन इस मुल्क में तौहीन अदालत की सज़ा है, इदारों की तौहीन करने की सज़ा है, इस मुल्क में किसी फ़र्द की तौहीन करने की सज़ा है। नहीं है तो आइन की तौहीन करने की कोई सज़ा नहीं है, हालांकि वो पाकिस्तान को मुत्तहिद रखने का एक डॉक्यूमेंट है, और मुल्क को 2 लख्त करके हमने ये आइन हासिल किया लेकिन था। मुजम्मिल साहब, फवाद चौधरी साहब तो कहते हैं, और उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो वो बताते हैं कि इस चीज़ के अंदर कि ये एक फेक न्यूज़ साइकिल है, और फेक न्यूज़ है ये, तो इसमें जिस तरह से आपने कहा ना मालूम, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो मालूम भी हैं, हमारे और आप ही के दोस्त हैं जो इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, अपने यूट्यूब पे बात कर रहे हैं, अपने ट्विटर के ऊपर बात कर रहे हैं। अभी मेरी नज़र पड़ी ट्विटर के ऊपर, एक सहाफ़ी ने लिखा कि मैं कोई 8-10 जो है वो MNAs के साथ बैठा हूं, और उसके अंदर ये फार्मूला डिस्कस हो रहा है कि किस तरीके से जो है वो सदारती निज़ाम का फार्मूला होगा। तो ये तो कुछ तो मालूम भी है, जो हमारे अपने सहाफ़ी दोस्त हैं। नहीं, देखिए ना, अब मैंने तो बात इस तारे में की, और आप बात जो है हकीकत में, मैं आपकी बात बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, लेकिन कुछ तो मालूम भी देखिए, है मैं आपको बताता हूँ कि जब ये हुकूमत आई तो इसको 2 तरह की हमायत हासिल थी। एक हमारे वो दोस्त थे जो वाकई तहरीक इंसाफ और इमरान खान की क़यादत पर और समझते थे कि वो मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं, और एक वो दोस्त थे जो सेलेक्टर्स के दोस्त थे, और वो उनको लाने में मुआवन थे। अब हमने पिछले 3 माह 4 माह से देखा है कि वो जो सिलेक्टर्स के दोस्त थे उन्होंने माफिया मांगनी शुरू कर दी हैं कि हमसे बड़ी गलती हो गई, हम बड़े मिसगाइड हो गए, और ऑन एयर माफियों का एक हमने सिलसिला देखा है। एक ने कहा कि मैं सड़क पर निकलता हूं तो लोग मुझे कहते हैं तब्दीली का मजा आ गया है, एक ने कहा कि हम एग्जैजरेट करते थे। तो यही वो लोग हैं जो अब सदारती निजाम की बात कर रहे हैं। अब ये मैंने आपको वाज़ेह कर दिया कि ये किन के लोग हैं, तो आप समझें कि ये कल सिलेक्टर्स के लोग थे, आज सदारती निज़ाम के लोग हैं। इसका मतलब है कि उधर से सदारती निज़ाम की बात हो रही है, और जिस तरह हर सियासी जमात में उनके लोग होते हैं, इसी तरह वो लोग भी अब बात कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अब जबकि हुकूमत को पैकअप करने के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर सोच विचार हो रहा है, अच्छा, तो अगले स्क्रिप्ट पर भी बात हो रही होगी, और उसमें मेरा ख्याल है टेस्टर लगा के अवामी रद्द-ए-अमल देखा जा रहा है कि सदारती निज़ाम की कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर पैकअप की बात है तो आप कह रहे हैं कि ये टेन्योर पूरा नहीं करेगी, टेक्नोक्रेट बना लें, कुछ कर लें, हाँ। तो लोग कितना मान लेंगे।
लेकिन मैं नहीं समझता कि ट्विटर कोई अवामी राय अम्मा का आकाश है या सोशल मीडिया। अवाम अगर ऐसा होता तो इस मुल्क की ऑपोजिशन जमातों की तो जमानतें जब्त हो जाती हैं। उनकी तो सोशल मीडिया पे कोई प्रेजेंस ही नहीं है। प्रेजेंस जिनकी है उनकी जमानतें जब्त हो रही हैं, वो ज़िमनी इंतखाब पे हार रहे हैं। तो इसलिए ये सदारती निज़ाम की भी ज़मानत ही ज़ब्त हो जाएगी जब ये अवाम में आएगा। राइट हो गया। आपने कहा कि जनाब इसकी जमानत जब्त हो जाएगी जब यह अवाम में आएगा। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, मुझे बताइएगा जरा सा कि क्या सर वाकई ये समझा जाए कि तब्दीली सरकार की तब्दीली का वक्त आन पहुंचा है? देखिए, राय है अपनी अपनी जो लोग समझते हैं क्या होना चाहिए, क्योंकि हम तकरीबन हर एक के पास, हमारे पास अपना एक अलग नुस्खा है और हमारी अपनी एक सोच है। हमने अपने ज़हन में एक चीज बिठा ली, हम उसको तब्दील करने को तैयार नहीं है, जो चीज भी हो। पर आप मुझे कुछ वो सब्जेक्ट दे दे, मैं आर्गूमेंट अपनी मर्जी के मुताबिक आपको घर के दे देता हूँ, उसकी सपोर्ट में, उसके खिलाफ में। ये तो खैर हमारा वो मसला है, वो चल रहा है। ये देखिए, मैं नहीं समझता कि हमारी जो सियासी जमातें हैं इस वक्त जो अपोजिशन में बैठी हुई हैं, वो इस वक्त नंबर एक उनके अपने आपस के तजादात थे, गुज़श्ता काफी अरसे से आपस में लगे हुए हैं, लेकिन इकट्ठे होकर बैठ। नंबर टू, क्योंकि उसमें बड़ी सिंपल और मेरे लिए कम से कम सिंपल और सादे बाज़े चीजें हैं सामने। आप ये बताइए कि नून लीग क्यों एफर्ट करके पीस पार्टी को पंजाब में जगह देगी, या सिमिलरली पीस पार्टी है वो सिंध में क्यों नून लीग को दोबारा उतनी किसी बड़ी एंट्री की इजाजत देगी इस तरीके से। और फजल रहमान साहब जो हैं वो उनको क्यों पंजाब में या सिंध में या किसी जगह पे उनको ज्यादा शेयर द पाई देने की लोग इजाजत देंगे इसकी। तो सियासी जमातों के अपने अपने मफादात हैं, उससे वो काम कर रहे हैं। बहरहाल उनका हक है, वो हुकूमत को चलता करना चाहें तो कर सकते, पहले कोशिश कर लेते हैं उनका, लेकिन वो कभी सीरियस शायद इस सिलसिले में थे ही नहीं। अभी मुझे लगता यूं है कि ये जो सब हंगामा आ रही है, इसमें एक आदमी को, ऑपोजिशन को क्रेडिट जरूर दें। उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त किस्म का नैरेटिव बनाया है, उस नैरेटिव ने जो हुकूमत है हमारी पीटीआई हैसियत पार्टी और हुकूमत को लगातार अंडर प्रेशर रखा हुआ है, और वो कदम कदम पीछे हटते जा रहे हैं। और ये जो एक सियासी हरबा कह लीजिए उसको, कम से कम मैं तो उसको इतना समझता हूँ कि बड़ा कामयाब चल रहा है इस लिहाज से कि अगर एक साल इसी तरीके से और प्रेशर चलता रहा तो इलेक्शन के दिनों के पास आके जब तमाम जमातें अपना अपना एक दाए अमल जो भी उसको कह लीजिए सर, ये तो चले अपनी जगह पे, लेकिन जो डिस्कशन हो रही थी, चले मैंने तो आपसे जो सवाल पूछा, मुझे इसके बता दीजिए कि क्या पाकिस्तान के अंदर क्या जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही है, जिसके ऊपर बातें की जा रही हैं, क्या यही जो है वो सलूशन है पाकिस्तान का? देखिए, निज़ाम बज़ाते खुद ना तो अच्छा कोई होता है ना कोई बुरा होता है। निज़ाम को आप अच्छी तरीके से चला लें, कोई निज़ाम भी अच्छा चल सकता है। अब चाइना की मिसाल आमतौर पर प्राइम मिनिस्टर भी देते हैं, दुनिया के सामने वाज़ेह है। पिछला कई दहाइयों से वहाँ पे एक पार्टी का निज़ाम है, चल रहा है उसमें, और लोग उनके पॉवर्टी लाइन से ऊपर भी जा रहे हैं, चाइना तक भी करता जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देख लीजिए रूस में देख लें आप, वहाँ भी प्राइम मिनिस्टर कह लीजिए पार्लियामेंट्री सिस्टम आया, उसको फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म पे ले गए। तो ये जहाँ पे कामयाबी से जो भी निज़ाम चलाया जाएगा, अच्छे तरीके से चलाया जाएगा, कामयाब हो जाएगा, वही निज़ाम अच्छा है उस मुल्क के लिए। तो मैं तो ना प्रेसिडेंशियल ना पार्लियामेंट्री सिस्टम में, दोनों के अपने अपने फायदे भी हैं, दोनों के अपनी अपनी खराबियां भी हैं। मेरा तो किसी एक से या दूसरे जज्बाती लगाव नहीं है, मेरे तो सिर्फ वो लगाव है कि मेरी पाकिस्तान के लिए कौन सी चीज बेहतर तौर पे डिलीवर कर सकती है। लेकिन सर कहीं से तो इसकी बाज़गश्त आ रही है ना, यानी जब ये चीजें डिस्कस हो रही है कहीं फ्रैंकली मुझे नहीं अंदाजा कहाँ से आ रही बात और वे क्यों आ रही है। फरीद, टेस्टिंग हो रही है, मेरे जहन में वो आपसे बात कर देता हूँ, मैं अपनी जाती मेरे अपनी जुड़ाई है। ठीक है, सुबह दुनिया की जो सबसे तेज इकोनॉमी जो तरक्की कर रही है, आप उनको लिस्ट कर लीजिए, उनके फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देख लीजिए कौन से हैं वहाँ पे। चले मैंने कमर्शियल ब्रेक जरा सा लेनी है। ब्लास्फेमस नहीं होना चाहिए, ब्लास्फेमस नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम की स्ट्रेंथ है अपनी, और जैसा अभी एमबीसी कह रहे थे, अगर हमारे आईन और कानून में इसकी गुंजाइश नहीं, फिर नहीं है गुंजाइश। लेकिन अगर देखिए, अगर आप पाकिस्तान में हम एक सिस्टम भी लेकर आए हैं ना, हमारी अदालतों नहीं उसके बारे में बात। बिल्कुल ठीक सर, बात वही वाली है कि निज़ाम की जिस तरह से आपने बात की कि खराबी निज़ाम के अंदर नहीं होती, लेकिन यकीनी तौर के ऊपर जिनके हाथ में वो निज़ाम होता है, जो वो चला रहे होते हैं, वो उसके अच्छे या बुरे का जो है वो डिटरमाइन करता है कि वो लोगों के लिए और वो उस मुल्क के लिए निज़ाम जो है वो बेहतर है या नहीं है। इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं हम, और इसी के साथ साथ बात करेंगे जो सर पे हाथ वाली बात है, जिसपे ऊपर वाकई वज़ीर दाखिला ने कहा कि जनाब मुझे इमरान खान के सर पर हाथ वाली बात की तरदीद के लिए कहा गया, लेकिन मैं
नहीं कर रहा हूं। तो इसके ऊपर भी बात करते हैं जरा सा, एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। एनबीसी आपसे मैं आगाज़ करूंगा, चलो इस पर ज़रा हम बात करते हैं। ये जो शेख रशीद साहब की बात है कि इमरान खान के सर पर हाथ वाली बात की तरदीद के हवाले जो उन्होंने कहा कि जी हुकूमत पर जो हाथ है, अब साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान तब्दीली चाहता है मगर वो ऐसा कर नहीं पा रहा है। तो इस वक्त तमाम तर हालात, बेहतरीन हालात के बावजूद, जब तमाम चीज़ें आपकी सपोर्ट में हैं, जब सब हर कोई एक पेज के ऊपर है, वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो इमरान खान साहब को रोक रही है? मैं एक हवाला दे के आगे बढ़ूंगा आपका जी। जवाब कि सदारती निज़ाम बहुत अच्छा हो सकता है। अमेरिका का सदारती निज़ाम अपना लें आप, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा कि जहाँ प्रेसिडेंट की टांग हमेशा कांग्रेस के अंदर फंसी रहती है, कोई बंदा अपॉइंट नहीं हो सकता विदाउट क्लियरेंस फ्रॉम कांग्रेस, इवन मिनिस्टर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, CIA का वगैरह वगैरह, आर्मी चीफ को वहाँ खड़े होकर सलूट करना पड़ता है, बैठना पड़ता है और हाथ बांध के यस यस मैडम यस सर करने पड़ता है। तो वो निज़ाम ले आए, कमेटी सिस्टम ले आए, मुझे इतराज़ नहीं होगा। हमारे यहाँ जो सदारती निज़ाम आया वो अयूब खान का आया, याया खान का आया, ज़िया-उल हक का आया, भाई मुशर्रफ का आया, और हर सदारती निज़ाम में हमने मुल्क का कोई ना कोई हिस्सा गंवा दिया। ठीक। दूसरा, एक इमरजेंसी की बात भी आ रही है, वो भी आप लगा नहीं सकते जब तक मुतल्लिका सूबाई असम्बली उसको मंजूर ना करे। अब आ जाइए आप, क्यों कहा शेख रशीद साहब ने कि इमरान खान नहीं कर पा रहे? वो बहुत आसान ज़बान में, कल जो मैंने उनको देखा तो वो बहुत तल्ख थे। पहली बार देखा मैंने उनको, उनको लग रहा है कि नाकामी हो गई, उनको लग रहा अच्छा। है कि मामलात खराब हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर 4-5 महीने में अवाम को फ़ायदा नहीं पहुंचा, अवाम को हाँ। महंगाई, गुर्बत, इफलास से फ़ायदा नहीं पहुंचा तो फिर खैर है, तो फिर अल्लाह, मतलब है कि अवाम वोट नहीं देंगे। अच्छा, हाथ किसका किसके सर पे ये पता नहीं होता, लेकिन हमें ये पता है कि कोई ना कोई हाथ हर वक्त किसी न किसी के सर पे होता है, कोई ना कोई खिड़की, कोई ना कोई रास्ता। जनरल साहब ज़्यादा बेहतर जानते हैं, हम तो सिविलियन लोग हैं। तो ये कि कोई एक वक्त में एक ही जगह होता है या एक ही वक्त में नहीं, नहीं, कई 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 हर जगह जगह जो है वो चल रहा होता हर है? जगह होता है। मुझे ये भी पता है, ये भी अंदाज़ा है मुझे कि नवाज़ शरीफ साहब से भी कोई ना कोई खिड़की खुली हुई है, कोई रोज़न खुला हुआ है। हाँ। ज़रदारी साहब से बातचीत होती रही है। और उधर इमरान खान साहब का सूरत हाल ये थी, इमरान खान साहब ने रिज़ल्ट करने की कोशिश की थी, तो क्रिटिसाइज़ कर दिया गया। अब वो नॉर्मल हैं और वो वहीं बैठे हैं जहाँ उन्हें बैठना चाहिए। तो अब उनका कहना ये है, शेख रशीद साहब का, कि नाकामियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं और जो मंशूर लेकर आए थे उस पर अमल नहीं हो पाया, अवाम को फ़ायदा नहीं पहुँच पाया। और अगर अवाम को फ़ायदा नहीं पहुँचा, इमरान खान तो बहुत चाहता है, इमरान खान तो बहुत चाहता है बकौल शेख रशीद कि अवाम को फ़ायदा पहुँच जाए, कुछ डिलीवर कर पाएँ, लेकिन डिलीवर कर नहीं पा रहा। ये नाकामी का खुला हुआ इतराफ़, इसके बाद हमारे पास क्या बचता है? और जब हम सड़कों पर देखते हैं, हम ऐवानों में नहीं देखते, हम उस अशराफिया की बात नहीं करते जो कुत्तों को नहलाती है और जो बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमती है और जो बड़े-बड़े होटलों में 11-11, 12,000 रुपए फ़ीकस का खाना खाती है। मैं बात कर रहा हूँ 98% गरीबों की, कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो हमें पता है। उनको पता है, जो सड़कों पर जाते हैं, जो छोटी मार्केटों में जाते हैं, जो अंदाज़ा लगाते हैं, जनरल साहब भी जाते होंगे, मुज़म्मिल भी जाते होंगे, कि हालात क्या हैं? हालात ये हैं कि अब वो 25,000 जो सिंध में तनख्वाह थी कम से कम, वो भी कम हो गई है। राइट। वो वो भी पूरी नहीं पड़ रही है। और मतलब आदमी अगर दाल-चावल भी खाए, तो पूरा तो खा ले, पूरा भी नहीं खा पा रहा है वो। तो इसलिए खैराती खाने राइट हो बहुत गया बढ़ सर। रहे मैं हैं। जरा जल्द साहब की तरफ आऊंगा आपकी इसी बात के ऊपर कि जल्द साहब मुझे जरा बता दीजिएगा कि अगर वजीर दाखिला इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं, सर पर हाथ वाली है, तो फिर इस चीज के हवाले से इसमें क्या है? जिस तरह से एनबीसी फरमा रहे हैं कि एक तरीके से शेख साहब इन बातों में बता रहे और एतराफ कर रहे हैं कि वो चीज डिलीवर नहीं कर सके जो गवर्नमेंट को डिलीवर करना चाहिए थी। तो तमाम तो अच्छे रवाबित के बावजूद, तमाम अच्छी चीजें जो है वो कॉर्डियल एनवायरनमेंट के बावजूद भी डिलीवर नहीं हो पा रहा है अब तक, और हाथ अब भी सर पे। इस हाथ की तरफ इशारे हो रहे हैं और बड़े वाज़ेह तौर पर लोग बात कर रहे हैं।
ये याद अगर नवाज शरीफ के सर पे हो तो वो तो पाक है, जरदारी के सर पे हो तो पाक है, अगर इमरान के साथ के सर पे हो तो वो खैर पाक नहीं रहता। तो ये मैं समझता हूँ हमारे यहाँ ये है जैसी कैसे अल्फाज की जमा सर पहनाने वैसे ये हाथ रहा नहीं ना उनके ऊपर, इनके ऊपर जिनकी आप बात कर रहे हैं, तभी जो है वो ये हाथ, मैं वो कह रहा हूँ जब तक उन पे रहा तो बड़ा पाक था, उस पर तो किसी को मसला नहीं था ना। नवाज शरीफ साहब को मसला नहीं था, जरदारी साहब के साथ पता उनको मसला नहीं था, अब भी तो मसला है हमारे इधर। इसकी बात ये है मैं अपनी जाती राय देता हूँ, मुझे फ्रैंकली को पता नहीं कौन क्या कर रहा है यहाँ से, मैं लॉ से निकलता नहीं पड़ जाता। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अगर सब मिलकर बैठ के काम करने की कोशिश करें और बेहतरी की तरफ चल पड़े तो किसको एतराज होना चाहिए? सर ये तो आइडियल बात है ना, ये तो आइडियल बात है। जब पाकिस्तान की बेहतरी नहीं हो रही, पाकिस्तान के अवाम की या पाकिस्तान के सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को जो हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं वो नहीं हो रही, तो फिर आप सारे हाथ भी सर पे हों तो फिर कोई उसको रोक नहीं सकता। नंबर एक। नंबर दो, जो हमारे ज़हन में हमने एक चीज बिठा ली हुई है ना कि लेट मी वेरी फ्रैंक कि इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी तो आगे बैठ जाएगा। देखिए अभी गुज़श्ता 30, 35, 40 साल, 50 साल से पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता स्लो है, आगे बढ़ ही रहने के लिए जा रहा है किसी तरफ। लेकिन सर आपने पाकिस्तान की बेहतरी के हवाले से बात की ना, तर्जुमानों के इजलास के अंदर तो शहजाद अकबर साहब के ऊपर तो कहा जाता है कि वो 3 साल से अकाउंटेबिलिटी हो रही है, निकल कुछ भी नहीं रहा उसके अंदर से, बेहतरी कैसे हो सर? आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उसके खिलाफ बात हो क्यों रही है? ये बात हो रही है ना कि जो उनके मेन पिलर थे, उनकी जो भी पॉलिसीज थी या जो भी पार्टी मैनिफेस्टो था, उसमें किसी एक में वो सामने लेकर कोई रिजल्ट सामने लेकर नहीं आ सके। इत्तेसाब उनका बहुत बड़ा नारा था, उसमें कामयाबी नहीं हो सकी। वो इसीलिए तो लोग उनके पीछे पड़े हुए ना, ये क्या चाहिए हम ये रिफॉर्म्स लाएंगे, वो रिफॉर्म्स लाएंगे, तो होप्स तो शटर हो गए ना सर, आवाम की उम्मीदों में तो पानी फिर गया, क्योंकि उनको बताया तो यही गया था। हाँ देखिए, पाकिस्तान में इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े लीडर्स के साथ मैंने बहुत उम्मीदें वाबस्ता कर रखी, ठीक, और पाकिस्तान के अवाम को मायूसी हुई इससे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप फिर उन्हीं लोगों के पास चले जाए जिनकी आपकी अदालतों ने जिनको खुद सजा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस मौजूदा गवर्नमेंट से भी उम्मीदें पूरी नहीं हुई, पहले के जो लोग हैं उनसे भी मायूस हो गए, तो फिर हम ये समझें कि वाकई जो सदारती निजाम की बात हो रही है उसी में तरक्की है। हर हालात में नए लोग ऊपर आते रहते हैं, हम मायूस हो जाते हैं बहुत, हम किसी एक आदमी से उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं, मायूस रहते हैं। हालात के मुताबिक लोग ऊपर आते रहते हैं, तब्दीलियां आती रहती हैं, नए लोग आते रहते हैं, नए चेहरे आते रहते हैं। और उम्मीद तो ये करनी चाहिए कि अवाम अब इतनी बाशऊर हो चुकी हुई है, कल को जब ये वोट देगी अपने वोट की हिफाजत भी करेगी और लोगों के सामने लेकर आएगी जो आप समझते हैं, जो वो समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए बेहतर है, बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। और कोई ऐसा सिस्टम हो सकेगा कि पाकिस्तान के अवाम अपने हुक्मरानों का गला पकड़ सकेंगे। ठीक हो गया, मैं मुजम्मिल साहब की तरफ आता हूं जरा। मुजम्मिल साहब, मुस्तकबिल का जो लाहे अमल है, जो मुस्तकबिल की जो सियासत है, उसका इस पर तयन बहुत अहमियत रखता है कि जो हाथ किसके सर पर है। तो आप समझते हैं इस वक्त के एक हाथ जिसके बारे में एनबीसी भी बात कर रहे थे कि वो हर तरफ होता है और शायद उनके मुताबिक एक जो खिड़की है वो पीएमएलएन की तरफ भी वो खुली हुई है उस चीज की, क्या ऐसा ही सब कुछ चल रहा है? लंदन की सियासत क्या कह रही है? लंदन में क्या कुछ चल रहा है? लेकिन पहली बात तो यह है कि आपने थोड़ा शेख रशीद की डिप्रेशन की बात की और कहा हाथ वाली बात की, मैं उस पर थोड़ी बात करना चाहता हूँ। देखें, कुछ लोगों का किरदार पुल का था। एक सीट पे तो इंटीरियर मिनिस्ट्री नहीं मिलती ना पार्लिमानी सियासत में। अच्छा, मतलब यहाँ जिनकी 9 सीटें हैं और जिनके सिर पे हुकूमत खड़ी है, जिनके वोटों पर, उनको तो कोई अच्छी वजारत मिल नहीं सकी। वो आईटी पे गुजारा कर रहा है, कोई पानी पे गुजारा कर रहा है, और ये एक सीट वाले को वजारत दाखिला कैसे मिल गई? क्योंकि ये पुल का किरदार अदा कर रहे थे। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि पुल के पुश्ते टूट रहे हैं, पुल टूट रहा है। जब ब्रिज टूटता है तो जो ब्रिज का किरदार अदा कर रहा होता है उसको तो सबसे पहले परेशानी होती है, क्योंकि उसका दारोमदार तो ब्रिज पर ही होता है ना। अच्छा मुजम्मिल साहब, वो तो पुल पे खड़ा सियासत कर रहा था। ये पुल जो है, पुल अंग्रेजी वाला है या उर्दू वाला है? ये उर्दू वाला पुल है। अच्छा, ठीक है ना जी, उर्दू वाला पुल है और उसको अंग्रेजी में पुल किया जा रहा है। अच्छा, ठीक है ना जी। ये आजकल लंदन ब्रिज पे बैठा हुआ है आज के लिए, ठीक है ना। तो जो पुल पे बैठ के पुल हो रहा है, हाँ, उसकी परेशानी तो आपको समझ आनी चाहिए, और उसके गुस्सा, उसका डिप्रेशन तो समझ आना चाहिए। उसकी सारी दुकानदारी तो पुल पर थी, हाँ। तो पुल टूट रहा है। तो पुल का काम तो ब्रिज करना है ना। अगर आप वो तो उसकी बात करें तो वो देखिए उसका ब्रिज टूट रहा है। उसने जो ब्रिज बनाया हुआ था
उसकी मुद्दत खत्म हो गई, वो वक्त से पहले एक्सपायर हो गया, टूट गया। अच्छा। वो नाकस बना हुआ था, उसका मटेरियल ठीक नहीं था, वो बैठ गया। हाँ। तो अब नए पुल बनाने की बात हो रही है जिसकी तरफ एनपीसी ने इशारा किया, अच्छा। या पुराने कुछ पुलों को बहाल करने की बात हो रही है, क्योंकि रास्ते तो बंद नहीं कर रहे जैसे जनरल साहब कह रहे थे। हाथ सर पे आगे है, आगे हाथ सर पे है अभी तक या नहीं है, मुझे ये बता दीजिएगा। नहीं है, नहीं, नहीं है, फिर किसके सर पे हाथ है? तलाश है। इस वक्त नहीं एक्चुअली नहीं, फरीद साहब ने अपने सर ऊपर सर बात की रखा तलाश हुआ है या हाथ की तलाश है? हाथ तो 74 साल से मौजूद है। मसला तो ये है कि जनरल साहब 74 साल से पाकिस्तान का एक इलेक्शन तो हुआ ही नहीं है। मुजम्मिल साहब, हमेशा अगर आप select- कह रहे हैं कि हाथ मौजूद है तो सर भी तो मौजूद है ना, ऐसा तो नहीं वो कि आप सर देखिए- मौजूद नहीं थे, सर भी तो वो- मौजूद हैं। हम बचपन में म्यूजिकल चेयर खेलते थे, इक्की दुक्का खेलते थे, जिस पर 10 आ जाए वो बैठ जाए, जिसके सर पे जहां गाना रुक जाए वो चेयर पे बैठ जाए। हाँ। तो बहुत सारे फॉर्मूलाज मौजूद हैं सिलेक्टर के पास हाथ रखने के। वो अपनी मर्जी से अपनी मर्जी के बंदे पे हाथ रख लेगा। मसला तो सिलेक्शन का है कि 70 साल से पुअर सिलेक्शन की वजह से इस मुल्क का ये हाल है। तो सर अगर पेश इस करने मुल्क वालों का- की भी तो कमी नहीं है ना, हर कोई चाहता है कि उसके सर पे हाथ रख दिया जाए, सर भी आगे करने के लिए तो तैयार सब खड़े हैं। सर देखें, बात यह है कि अगर कोई सिलेक्टर हर बार बुरी टीम सिलेक्ट करता है और नाकस टीम सिलेक्ट करता है, हम टीम को तो निकाल देते हैं, सिलेक्टर अपनी जगह पे मौजूद रहता है और वो बड़े आराम से नई टीम सिलेक्ट करके फिर ना आता नहीं, दो सिलेक्टर सामने तो आ जाता है। पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर तो आवाम है मुजम्मिल साहब, आवाम के वोट से चुनाव होता है। यहाँ तो सिलेक्शन होती है, इलेक्शन क्या नहीं बात होता। है, अगर क्या इलेक्शन बात होगा तो फिर आवाम पर जिम्मेदारी होगी, अगर सिलेक्शन होगी तो फिर आवाम का कोई जिम्मा नहीं है, फिर नहीं। आवाम बरी जिम्मा है। नहीं, आवाम तो वोट देने जाते हैं, लाइनों में तो लगते वो हैं, वोट आरटीएस से कास्ट वोट कास्ट चोरी हो करते जाता है ना हैं, भाई। वोट डालते कभी हैं। कभी आरटीएस बैठ जाता है, कभी कुछ हो जाता है। इस मुल्क में वोट चोरी की एक लंबी दास्तान है, किताबें छपी हैं उसके ऊपर। ये अभी 2018 में क्या हुआ सबके सामने है। ये इलेक्शन हुआ था 2018 में। 2018 में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो सीटें जीती और जो छोड़ी, अगले महीने हार गए। तो अपोजिशन में लाहौर बैठी और जमातों के पेशावर वो लोग जो कि असेंबली में बैठे हैं, वो भी तो उसी सिस्टम के साथ, उसी वोट के तहत उसी असेंबली में आके ना बैठे ना मुजम्मिल साहब। ये सिलेक्शन थी ना कि इसको इतना दे दो, इसको इतना दे दो, इसको इतना दे दो। आया नहीं कि ख्वाजा आसिफ साहब की रात 12 बजे बात हुई तो फिर उनका ये रिजल्ट मुजम्मिल ठीक हो साहब, ये गया। तो वही बात हो गई ना कि अगर आप जीत गए हैं तो ठीक है, और अगर आप नहीं जीते तो आपने कहा जी दूसरा जीता है तो वो सिलेक्शन से, और अगर मैं जीता हूं तो इलेक्शन से, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जो जीता है वो भी सिलेक्शन से, जो हारा है वो भी सिलेक्शन से। चले कमर्शियल ब्रेक में लेता हूं मैं जनरल साहब से जरा। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी यार, रात 12 बजे फोन करके अपना रिजल्ट ठीक कराया था। अच्छा चले, मैं जरा जनरल साहब आपसे एक ब्रेक के बाद आता हूं, ब्रेक मैंने लेनी है, ब्रेक के बाद आपके पास आता हूं सर, एक कमर्शियल ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। जनरल साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपने एक गुफ्तगू सुनी है जिस तरह से मुजम्मिल साहब फरमा रहे थे 74 सालों से हाथ मौजूद है। मेरा मानना यह था, मैं तो कहता हूं कि चले सर भी मौजूद है, लेकिन वही वाली बात आ गई जीतने के ऊपर, अवाम के वोटों के ऊपर जीत कर आने वाले, चाहे वो अपोजिशन के हों चाहे वो हुकूमत के हों, तो फिर वो अगर सिलेक्शन है तो फिर अवाम के वोट का तकद्दुस और उनका हक राय दही कहां गया फिर? देखिए, बदकिस्मती ये है ना कि हम किसी चीज को सिवाय हमने एक टारगेट ढूंढ लेंगे, उसके ऊपर हमला करते रहेंगे, उसके ऊपर उसके पीछे पड़े रहेंगे हम लोग। हम पाकिस्तान को बेहतर करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? करना चाहते हैं तो देखिए, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन हालात मैं समझता हूँ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम बाशऊर भी होते जा रहे हैं और अब उनमें इतनी हिम्मत भी आ गई है कि वो, अगर आप जिन लोगों का ख्याल है कि उनके वोट का तकद्दस पामाल हो रहा है, तो अपने वोट की हिफाजत करना भी अवाम में जानना चाहिए। और ये बदकिस्मती सही कह रहे हैं मुजम्मिल साहब कि हमारी तारीख में ये रहा है। मैं तो आमतौर पर आपको अपने गांव का एग्जाम्पल कोट करता हूँ। 2013 के इलेक्शन में जब मैं पहुंचा, वोट छोड़ जब काउंट होने के बाद, तो मेरे गांव में तमाशा मचा हुआ। तो उन्होंने कहा ये बड़ी गलती हो गई, बच गए हम। क्यों बच गए? हुआ क्या था? कहते साढ़े वोट है 350, असि पास छोड़ी थी 1350 वोट या 950 वोट में असली आदमी, और वो डाले थे सारे नून लीग को डाल दिए। अब वो कोशर हो गया वोट, सारा इलेक्शन कोशर हो गया हमारे लिए। हमारे यहाँ ये बदकिस्मती है कि हमारा है, ये तारीख है हमारी। हम इससे आगे निकलने की बात क्यों नहीं कर रहे? हम इससे
इससे पाकिस्तान को बेहतरीन ले जाने की बात क्यों नहीं कर तो रहे? सर कौन करेगा? पहल कहाँ से होगी? देखिए, बात आप तो सारी मैंने है कि करना हर है ना, तरह ये हर वोट हर मेरा हर, है। हर मर्तबा सर इशारा एक ही तरफ होता है, पावर नो, कॉरिडोर एक ही है, वो सारे उधर ही इशारा करते हैं, सारी चीजें उधर ही सब जाती उधर हैं। जाते हैं। आप आज उधर जाना बंद कर दें, ठीक हो जाएगा काम। ये क्यों जाते हैं उधर? नवाज शरीफ साहब एक तरफ शोर मचाते रहे कि अभी वोट को तकद्दुस को बहाल करो, हाँ। उन्हीं के बदले जाके वहां पे बैठे रहे। अगर ना जाए वहां पे, अच्छा, ये खुद जाते हैं जनरल साहब, ये खुद जाते हैं? ये खुद जाते हैं, खुद अच्छा, और खुद जाते एनबीसी जाते हैं। जनरल साहब कह रहे हैं ये खुद जाते हैं, गेट क्यों के- जाते हैं ये? नहीं, मैं बताता हूँ। मैं गेट आता हूँ नंबर 4 मुजम्मिल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अच्छा चले आए। फरीद मेरी जी जी मुझे अगर इजाजत दे फरीद, मैं जी ठीक है जनरल साहब, बिल्कुल। एनबीसी इसके ऊपर जरा आप बताइएगा जरा, ये क्यों जाते हैं? जनरल साहब ने कह दिया कि ये खुद जाते हैं जनाब। नहीं नहीं, देखिए ना, गेट नंबर 4 जो उस पर शेख रशीद साहब बार बार कहते हैं, हाँ वहां सब तो नहीं जा सकते ना। वहां बहुत टाइट सिक्योरिटी होती है, कई चौकियां हैं, हम्म, और जिसको बुलाया जाता है वही जाता है। और बाज़ औक़ात तो बुलाया भी नहीं जाता, उनके पास जाया जाता है, बातचीत तय होती है। कई बार ये हुआ कि इंतखाबात, अच्छा, एक तो बड़ी हमारी गलतफहमी ये है कि हम जो वोट डालते हैं वो काउंट होता है। हम्म, मैं नहीं समझता कि वो काउंट होता है। वोट काउंट होने के साथ साथ और भी बहुत सी चीजें हैं जो इंतखाबात में शामिल होती हैं। एक तो ये कि साहब, एक वो कहता है शेख रशीद साहब कि इदारे 15-15 साल का प्रोग्राम तैयार करके रखते हैं। मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया, ऐसा कौन सा इदारा है जो 15 साल का इलेक्शन का प्रोग्राम तैयार करके रखेगा? हम्म, कि इस इलेक्शन में इमरान खान साहब होंगे, हम्म, इस इलेक्शन में नवाज शरीफ होंगे, हम्म। इसमें जरदारी साहब होंगे, और इसमें भुट्टो को फांसी हो जाएगी। कौन सा इदारा है ऐसा हमारे यहाँ इतना बड़ा? क्योंकि मेरे नजदीक तो आईक्यू लेवल ही बहुत कम है, हम्म, और ईक्यू लेवल ही बहुत कम है मेरे नजदीक। क्योंकि जब आप किसी को मुंतखब करते हो सिर्फ कप्तानी की बुनियाद पर, हम्म। तो ये अंदाजा हो जाता है कि आपका तरीका इंतखाब क्या है। अच्छा आप एनबीसी, ये तो तमाम चीजें चले, अफवाहें, बातें, चीजें, हाइपोथेसिस, सारी चीजें। मुस्तकबिल का लाहे अमल आप क्या देख रहे हैं इस चीज के अंदर? पीडीएम के लॉन्ग मार्चेस के हवाले से, गवर्नमेंट के 5 साल पूरे होने के हवाले से, और अगले सेटअप के हवाले से नया शॉर्ट अगर कमेंट करिएगा कि आपका एनालिसिस क्या है? सर, गवर्नमेंट को तो 5 साल पूरे करने चाहिए अपने। ये मेरा बर्ग मुजम्मिल का भी बहुत शुरू से ही पॉइंट ऑफ व्यू है। ये जमहूरी हक है उनका। अगर वो पार्लियामेंट नहीं तोड़ते, अगर वो सॉरी असम्बली नहीं तोड़ते, अगर वो इस्तीफा नहीं देते, अगर वो खुद घर नहीं जाते, तो फिर तो 5 साल उनको पूरे करने चाहिए। लेकिन इन 5 सालों में और क्या हो सकता है? क्या ये अपने आप को बेहतर कर सकते हैं? मेरा ख्याल है लोग इनसे मायूस हो गए हैं, इनके अपने लोग मायूस हो गए हैं। वो परवाज, जब भी परवाज भरेंगे, भर्रा मार के कबूतर उड़ते हैं, तो जैसे उड़ के इधर आ गए थे, राइट। वो किसी और मुंडेर बजा के बैठ जाएंगे, वो हुकूमत साजी कर लेगा। हमारे यहाँ निज़ाम को बेहतर करने की जरूरत है, इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत है। राइट हो गया। मुजम्मिल साहब, क्या परवाज उड़ान भरने का वक्त आ गया? और चूंकि आप बरतानिया में हैं, मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जरा पहले बता दीजिए कैटेगोरिकली, वो आ रहे हैं मुस्तकबिल करीब में या नहीं? जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला हो जाएगा वो वापस आ जाएंगे। मेरा और यह ख्याल ये है, हुकूमत तब्दील, हाँ, हुकूमत अगर जो नवाज बार बार शरीफ साहब, तारीखें ले रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब, उनको वापसी से रोकने के लिए ले रही है ना। नहीं, हुकूमत तो कह रही है कि हम मियां नवाज शरीफ को लाएंगे हर सूरत में। वो पॉलिसी नहीं, पोस्चर है, पॉलिसी नहीं है। देखिए, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुबह ये फैसला कर देता है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को ठीक सजाएं हुई हैं और मरियम को जेल भेज देता है, तो क्या नवाज शरीफ लंदन रह सकता है? बेटी जेल चली जाए। अगर ये फैसला हो जाता है कि सजाएं गलत हो गई हैं और मरियम को बरी कर देते हैं, तो भी क्या नवाज शरीफ लंदन रह सकता है जब बरी हो जाएगा? और अगर ये फैसला हो जाता है कि केस दोबारा चुना जाए, जज ने ठीक फैसला किया, तो भी नवाज शरीफ लंदन नहीं रहेगा, आकर रीट्रायल करा लेगा। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो भी फैसला होगा, उसकी रोशनी में सियासी तौर पर नवाज शरीफ एक बंद गली में होंगे कि उन्हें वापस आना है। अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा, लास्ट सवाल है आपसे भी, एनबी से भी, पहले आप जवाब दीजिएगा कि लॉन्ग मार्च से पहले इस्लामाबाद में कोई सियासी तब्दीली आप देख रहे हैं? अब मेरा ख्याल है लॉन्ग मार्च की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले ही हो जाएगा सब कुछ। एनबीसी लॉन्ग मार्च होगा और पीपल्स पार्टी का तो हो जाएगा, लेकिन मार्च से पहले क्या होता है ये मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत फ्लूइड हालात हैं और खुद प्राइम मिनिस्टर मायूस हैं पूरी सूरत हाल से। उनके बिटरनेस बहुत वाज़ेह है, काबीना के इजलासों में तलखी भी हुई है, और
वुज़रा ने भी एक दूसरे पर अटैक किए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर खुद भी फ्रस्ट्रेटेड है इस चीज में। मुजम्मिल साहब को इशारा दे दीजिए वैसे कि क्या हो क्या सकता है वैसे लास्ट बिल्कुल। मैं समझता हूँ पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी, वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेंगे, नया वजीर आजम आ जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, 4 साल वाला। बहुत शुक्रिया आपका मुजम्मिल सरवर्दी साहब, NBC आपका बहुत शुक्रिया। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, थैंक यू सो मच। फरीद रईस को इजाजत दीजिएगा।